हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कम। आज हम लोगों का डिस्कशन जो है वो जेई मेंस 1 फरवरी 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का है। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए हैं। इन जनरल पेपर तो सिंपल ही आ रहे हैं, लेकिन चलो देखते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn is exhibited in Mn2O7. The correct statement about Mn2O7 are। अब Mn2O7 का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो भाई केमिकल बॉन्डिंग से सबको Mn2O7 का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो Mn2O7 का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। कह रहा है Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम, तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आ जाएगा D3S आ जाएगा, ठीक है। अगर sp3 समझ रहे हो तो गलत है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D3S होगा, ठीक है। sp3 नहीं समझना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन D3S होगा। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी, TD लिख देते हैं, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी। तो Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम्स, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि Mn इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम, तो गलत बात है। कंटेन्स MnOMn ब्रिज, बिल्कुल सही बात है। तो ए और सी ऑप्शन सही हो गया अभी तक। और कंटेन्स MnMn बॉन्ड, ये तो बात गलत हो गई। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा यार? ए और सी किस में दिया हुआ है? ए और सी दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका आंसर आ गया 4। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा किया जा सकता था आसानी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोल्यूशन ऑफ FeCl3 व्हेन ट्रीटेड विद K4FeCN6 गिव्स अ प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब हमें पता है कि प्रूशियन ब्लू जो प्रेसिपिटेट होता है वो Fe4FeCN6 होल थ्राइस का होता है। तो आंसर इसका 2 है, लेकिन मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। 4FeCl3 प्लस 3K4FeCN6 गिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूशियन ब्लू कलर, चिल्ला चिल्ला के बताया गया होगा, प्रूशियन ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे बच जाता है Fe4FeCN6 होल थ्राइस, ये प्रूशियन ब्लू कलर है, ये प्रूशियन ब्लू कलर है, PRUSSIUN प्रूशियन ब्लू कलर है इसका, प्लस 12 KCl बन जाएंगे, तो Fe4FeCN6 का कलर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखोगे तो फ़ायदा मिलेगा यार थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के। अब क्योंकि पहला अटेम्प्ट ख़त्म हो गया है, बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो सभी लोगों को पेपर सारे लगाने हैं। 2023 के क्वेश्चन पेपर मैं जिस तरह से डाल रहा हूँ, इस तरह से मैं क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है पूरा, और फिर उसका सोल्यूशन देख के अपना काम चला लेना है। सिंपल है यार, ज़्यादा मुश्किल तो बात है नहीं, ठीक है। नंबर सबके केमिस्ट्री में 70-80 नंबर लाए जा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो देखो असर्शन रीजन क्वेश्चन जब भी हो तो उसमें थोड़ा सा होल्ड करो, रुको, ध्यान से देखो और फिर करते हैं। तो असर्शन रीजन क्या कह रहा है? कह रहा है इन एलिंगम डायग्राम द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड शोज अ नेगेटिव स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अगर NCERT में एलिंगम डायग्राम हमने देखा हो ध्यान से, तो एलिंगम डायग्राम कैसे बनाते थे? एलिंगम डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे ΔG लिख लेते हैं और यहाँ पे T डिग्री सेंटीग्रेड पे लिख लेते हैं। तो ये रिएक्शन आ गई, C+O2 गिव्स CO2 की। ये रिएक्शन होती है, इक्वेशन होती है, ये लाइन होती है 2CO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस CO2 की, ठीक है। और ये जो लाइन आती है इस तरह से, थोड़ा स्लोप नीचे कर लेते हैं, और 2C प्लस O2 गिव्स ट्वाइस CO। तो पहला स्टेटमेंट तो यार ठीक हो गया कि हमें इस लाइन के बारे में बात करनी है, और इस लाइन के बारे में जब बात की जा रही है तो इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप निगेटिव है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया हमारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो इसे हम सही मान लेते हैं। कह रहा है CO टेंड्स टू गेट डिकम्पोज्ड एट हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर पे CO डिकम्पोज नहीं होती है, तो R हो गया गलत। तो फर्स्ट हो गया सही, सेकंड हो गया गलत, यानी कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। एलिंगम डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में आ सकती है, ध्यान से देखोगे एलिंगम डायग्राम तो इसके ΔG और T के साथ हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं।
हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक कैन बी कंट्रोल्ड, तो यार ये तो मतलब बिल्कुल मतलब अपना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसे तो याद ही करना होगा। बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्री, इससे हम लोग कर सकते हैं इसे, ठीक है, स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। टॉल चिमनी से क्या होगा, ऊपर जाके कहीं धुआं निकलेगा, कहीं ना कहीं तो धुआं निकलेगा ही ना यार, उसे उसे तो यूज़ करने का कोई मतलब नहीं। कैटलिस्ट यूज़ करने से कोई फायदा नहीं है। बाय यूजिंग कंप्लीट कंबशन, ये एक तरीका हो सकता था जो अपीयर होता है सही है, लेकिन है नहीं ये सही, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं तो कंप्लीट कैटालिटिक कन्वर्टर्स हमें चाहिए। ये पेपर काफ़ी सरल है, जल्दी जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग उसमें सबसे ज़्यादा होगी जिसमें क्या होगा, जिसमें डेल्टा नॉट सबसे ज़्यादा होगा, डेल्टा नॉट उसमें सबसे ज़्यादा होगा जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो अगर हम देखें तो CN जो है हमारा वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, और F जो है वो वीकेस्ट है, ठीक है। तो डेल्टा नॉट सबसे ज़्यादा किस में होगी, फोर्थ में होगी, क्योंकि सब में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ रही है +3। पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर ही चेक करते हैं, सब में +3 आ रही है तो फिर लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ चेक की, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड कौन सा है, CN, इसलिए स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा डी ऑर्बिटल की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कराएंगे, तो हमने आंसर लिख दिया, सिंपल बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही सरल है यार, इससे सरल सवाल तो हो ही नहीं सकता दुनिया में, ठीक। क्या करा है, स्लेक्ट लाइम क्या होता है, स्लेक्ट लाइम होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डेड बर्न्ट होता है, कैसे बनता है, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सल्फेट .2H2O हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, उसे हीट किया तो फिर बन गया, जिप्सम को हीट किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को फर्दर हीट कर दिया तो बन गया हमारा क्या, हमारा बन गया डेड बर्न्ट। कास्टिक सोडा हमारा NaOH है, ठीक, कास्टिक सोडा हमारा क्या NaOH, और वॉशिंग सोडा हमारा, ये तो इससे सरल सवाल तो भाई लॉलीपॉप क्वेश्चन था, मिल नहीं सकता है। सरल सरल क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करने हैं, जल्दी से आंसर आएगा, फटाफट नंबर आएंगे और हम लोग मेंस पास हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है ब्यूट-2 आयन इज रिएक्टेड सेपरेटली विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो जब PDC से करते हैं तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, तो इससे SS एल्कीन बनती है, इससे बनती है SS एल्कीन, और जब Na लिक्विड अमोनिया से बज रिडक्शन होता है तो इससे बनती है ट्रांस एल्कीन, क्या बन जाती है, ट्रांस एल्कीन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ट्रांस बनेगी, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांस, ठीक, कैटलिस्ट सिस, ठीक। अब कह रहा है A इज मोर सॉल्युबल देन B, किसमें, इन व्हाट, ये हमें नहीं पता कि किसमें ज्यादा सॉल्युबल है भाई, कहां पे घोलेंगे, पोलर सॉल्वेंट में घोल रहे हैं, नॉन पोलर, तो A जहां पे आ रहा है वो ऑप्शन नहीं सही है। कह रहा था बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ A आर हायर एंड लोअर देन B रिस्पेक्टिवली, ये बड़ा एम्बिगुअस स्टेटमेंट लिखा है, ऐसे भी हम लोग छोड़ देते हैं। A इज मोर पोलर देन B, A मोर पोलर है B से बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ A इज 0, ये तो गलत ही बात लिखी हुई। Br2 एडेड इजिली टू B देन A, ये थोड़ी ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, जिसकी वजह से IT ने भी इस क्वेश्चन को क्या लिख दिया था, ड्रॉप कर दिया था, तो हम इसका भी कोई स्टेटमेंट सही नहीं मान रहे हैं, इसे ड्रॉप ही कर देते वो ज़्यादा सही है। वैसे Br2 जो है वो A में ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगी B के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये ड्रॉप हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसमें बोनस मिला होगा, ड्रॉप का मतलब है सबको नंबर मिलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन आर द 2 स्टेटमेंट्स, लो भाई फिर से आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द क्लोरीन कैन इजिली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड प्रोडक्ट हैज ए टेंडेंसी टू एक्सप्लोड, बिल्कुल सही बात है, क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके ClO2 बना देती है, जो एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करता है, क्या करता है, एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करता है, ठीक, जिसका कंसंट्रेशन अगर 10% से ज़्यादा हो जाए तो ये एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करेगा। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हेलोजन, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, ट्रू हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो हम उसे कहते हैं रिएक्टिव एलिमेंट, अदरवाइज कहते हैं वो कैसा है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से है, बेसिकली जो मॉलिस टेस्ट होता है, मॉलिस टेस्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। क्या होता है, मैं जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि मॉलिस टेस्ट क्या होता है, उससे क्या क्या हो रहा है। बायूरेट टेस्ट, जो बायूरेट टेस्ट है वो यूज होता है किसके लिए,
वो हमारा पेप्टाइड लिंकेज चेक करने के लिए होता है, कार्बिल एमीन टेस्ट प्राइमरी एमीन्स के लिए और स्विफ्ट टेस्ट एल्डिहाइड के लिए। तो फर्स्ट का सेकंड आ गया, सेकंड का फर्स्ट आ गया, तो ऐसा ऑप्शन हमारा 2 दे रखा हुआ है, तो इसका आंसर हम 2 मार्क कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर हम 2 मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। बेरिलियम ऑक्साइड इज प्योरली एसिडिक इन नेचर। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं? अगर ध्यान से देखो तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं वो एम्फोटेरिक में स्पेलिंग में ही है ज़्यादातर। एल्यूमिनियम, पी फॉर लेड, ठीक है, टी से आ जाएगा टिन, और इक मतलब जिंक। इक मतलब जिंक, एक आ रहा ना जिंक में, इसलिए इसे इक मतलब जिंक कह दिया। इसके अलावा बेरिलियम, गैलियम, इनके भी जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है बेरिलियम कार्बोनेट इज केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं तो वो डिकम्पोज कर जाएगा। बेरिलियम सल्फेट इज रिलीज सॉल्युबल, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ऊपर से नीचे आते हैं तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। बेरिलियम शोज एनालोमस बिहेवियर, बिल्कुल एनालोमस बिहेवियर शो करता है ड्यू टू इट्स डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। ठीक है, तो BCD सही हो गए, तो आंसर आ गया हमारा A, 1 आ गया। ठीक है, BCD सही हो गए तो हमारा आंसर आ गया 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेजोनेंस का आ गया। रेजोनेंस क्या कर रहा है कि रेजोनेंस इन द कार्बोनेट आयन इज, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात है, मैं मिसरीड कर लिया, सॉरी यार, कि ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है नहीं। ठीक है, CO3 2- है सिंगल स्ट्रक्चर, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, ऑफ द अबव 3 स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह एग्जिस्ट करेगा, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में हम बता नहीं पाएंगे ना, स्पैम कम होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होंगे। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय सम फिजिकल और केमिकल मेथड्स, बिल्कुल गलत बात है। ऑल स्ट्रक्चर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, बिल्कुल डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं, वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, इनका हाइब्रिड जो एग्जिस्ट करेगा वो करेगा। ठीक है, तो आंसर इसका 2 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डबल सॉल्ट के एग्जांपल देने। ये भी देखो इतना सरल सवाल आया, इतना सरल सवाल भाई साहब कि बिल्कुल ठीक होना ही चाहिए इसे। ठीक, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कौन सा है? ए है। अमोनिया कॉपर सल्फेट के साथ डबल सॉल्ट बनी जाती है, ये एलम है, ये एलम है, पोटाश एलम है। बचपन से इसका फॉर्मूला याद करते रहे, तो ए और सी आंसर हो गए, तो आंसर आ गया 2। बहुत ही सरल पेपर आया है, जल्दी जल्दी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट रिप्रेजेंट्स ए, लिखा है A0.95O, A0.95O कंटेनिंग A2+, A3+ एंड O2- आयन। तो जब A3+ आएगा तो वो क्या करेगा? A2+ को रिप्लेस करेगा और उसके यहाँ खुद बैठ जाएगा। ठीक है, तो और एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर इसका ए आएगा। केवल ए ही में ऐसा हो रहा है। अगर इसमें देखोगे तो A+3 आ गया, तो इसमें चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, चार्ज इज नॉट बैलेंस्ड, इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक, इसमें इंटरस्टिशियल साइड में चला गया, तो ये भी ठीक नहीं है, तो केवल ए ही सही है, तो आंसर हम 4 मार्क कर देंगे। इसका बड़ा क्वेश्चन था, एक स्लाइड में पूरा आएगा नहीं, इसलिए से दिखा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, तो यहां पे हम लोग कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश कर लेते हैं। यहां कार्बोकैटायन बनाए भाई, देखो सब लोग कार्बोकैटायन बनाएंगे पहले और फिर चेक करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकैटायन,
एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से, तो बी सबसे ज़्यादा तेज डिहाइड्रेट होगा, बी के बाद आ जाएगा डी, डी के बाद आ जाएगा सी, सी के बाद आ जाएगा ए, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इसी तरह से चल रही है। ये एलाइलिक है, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, इसमें माइनस आई लग रहा है और इसमें तो sp2 पे प्लस चार्ज है, sp कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। तो बी डी ए सी, सी ए कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया सही। बी डी सी ए कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द 6 मेंबर्ड पायरेनोस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखें तो देखो आज तुम्हें ट्रिक बता देते हैं स्ट्रक्चर लिखने की, कि सही स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अब हमें इसके पायरेनोस फॉर्म बनानी है। ठीक है, एक कार्बन हम लोगों ने कम लिखा, एक और OH। ठीक, तो ऑक्सीजन यहां से 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बनी। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक, जब कार्बन पे अटैक करेगा तो इसके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ये कार्बन sp2 है तो ये प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है। ठीक, तो दो ऑप्शन बनेंगे, तो दोनों बना लेते हैं। तो एक बार H और OH इस तरह से लिख लिया, एक बार H और OH इस तरह से लिख लिया। अब जो राइट में है सेकंड कार्बन से उसे नीचे लिखते हैं, राइट में है उसे नीचे लिखना है। H OH H OH OH और H और CH2OH हमेशा रिंग के बाहर लिखना है। ठीक, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन जब मिलाओगे तो कौन सा आ रहा है देख लो भाई। इसमें हमारे पास OH नीचे आ गया तो ये गलत हो गया, इसमें OH ऊपर आया और ये वाला OH नीचे आ गया तो ये गलत हो गया, इसमें दोनों OH ऊपर है, ये वाला नीचे है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक, फोर्थ में एक ऊपर नीचे आ गया तो ये भी गलत हो गया। तो स्ट्रक्चर बनाना हमने सीख लिया कैसे, कि अटैक कराएंगे और इसके साथ ही बनाओगे तो सेम ही बनेगा यार, इसमें भी कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा। बाकी जगह पे जो भी नीचे है, जो भी राइट में है उसे नीचे लिखना है। ठीक है, और CH2OH हमेशा ऊपर लिखना है। और इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। फिर से असर्शन रीजन आ गया। कह रहा है हाइड्रोजन इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड इट इज वेरी लाइट एलिमेंट, ये बात तो सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ये तो मतलब बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। इतना सरल क्वेश्चन अगर इसमें आ जाए मतलब असर्शन रीजन में, तो बोनस ही है वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन क्या कह रहा है? ये कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, कह रहा है असर्शन कह रहा है amongst हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स मोर ऑफ क्रिप्टॉन। तो कौन ज़्यादा करेगा? तो ये बिल्कुल सही बात है, क्रिप्टॉन ज़्यादा हैवी होती है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब भी होगी। द क्रिटिकल वॉल्यूम VC एंड क्रिटिकल टेम्परेचर PC एंड इज हाइएस्ट फॉर क्रिप्टॉन बट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZC इज लोएस्ट फॉर क्रिप्टॉन। ये बिल्कुल बात सही नहीं है, क्योंकि जो क्रिटिकल कंडीशन में Z की वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है, वो बदलती नहीं है। PC VC अपॉन RTC होती है तो वो हमेशा कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें 4 तरह की हमारे क्या दे रखे हैं, हमें दवाइयाँ दे रखी हैं, ट्रैंक्विलाइजर दे रखे हैं, एस्प्रिन दे रखी है, एंटीबायोटिक दे रखी है और हमें दे रखा है एंटीसेप्टिक। ठीक, और हमें ये बताना है कि इनके एक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक, तो अब ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर इज एंटी डिप्रेसेंट। ट्रैंक्विलाइजर क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक, एस्प्रिन जो है वो हमारी एंटी ब्लड क्लॉटिंग दवाई है, इसीलिए जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनके ब्लॉकेज होती है उन्हें हमें एस्प्रिन ही देनी पड़ती है। एस्प्रिन डिस्प्रिन वही तुम समझ लो, सेम सॉल्ट होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक जो होती है वो
सेल वर्सन होती है, और एंटीसेप्टिक है वो सोफ्रामाइसिन होती है जो घर में जनरली यूज होती है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा, इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन तो डॉस प्रोसेस है, पहला जो ऑप्शन दिया ये क्या है, ये डॉस प्रोसेस है। ठीक है, ये डॉस प्रोसेस है तो ये तो सही बात है। सेकंड में अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करके इन्होंने अल्कोहल बना दिया, ये गलत बात है, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो 2 है। थर्ड हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, और लास्ट वाली SN2 है, सिंपल। तो ये तो 1, 3 और 4 ठीक है, और जो गलत है वो कौन सी है, वो हमारी ये 4th गलत है। ठीक है, ये गलत है रिएक्शन। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, ए बताना हमें। तो पहले क्या करो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन बेटर डोनर है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सी के साथ ए बना, एक तो H होगा ही होगा, यहाँ पे कार्बन आ गया, नाइट्रोजन NH2 प्लस बन गया, इसने CO माइनस बनाया, OET बनाया, OET बनाया, और यहाँ से CH2OH बना। ये वापस आएगा, ये इसे लीव करा देगा, और जो लीव कराने के बाद बचेगा वो बचा NH CO CH2 COOET, यहाँ पे OH लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे इसे जैसा था वैसे ही जोड़ देते हैं। ठीक, अब ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो फिर से इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा और इसे निकाल देगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, इससे एक 5 मेंबर की रिंग बनती हुई दिखाई दे रही, जिसमें NH C डबल बॉन्ड O और इस तरह से बन जाएगा ये। तो इसका जो ऑप्शन मैच करेगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा, देख लो ध्यान से। ठीक, ऑप्शन इसका फर्स्ट मैच करेगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन सब जो है वो इंटीजर क्वेश्चन है। इंटीजर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है डेंसिटी ऑफ ए 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1 ग्राम पर ml, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज दिस। ठीक, तो मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हमारा, मास ऑफ सोल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 लीटर के लिए 1000 ग्राम्स फॉर 1 लीटर। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो आ जाएगा वो 1000 माइनस 3 मोलर है, तो 58.5 यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करके जब देखोगे तो ये आ जाएगा 824.5 ग्राम्स। अब हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, तो ग्राम्स में किया और 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 363.8 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, या अगर हम इसे वैसे लिखें तो ये नियरेस्ट इंटीजर में 364 इंटू 10⁻2 मोलर लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर लिखेंगे वो 364 लिख देंगे। सिंपल सवाल था, लगाने वाला था बिल्कुल। ठीक है, लगना चाहिए था ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि A एंड B आर 2 सब्सटेंसेस अंडरगोइंग, ये नोट से आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल कॉपी का लिखा हुआ सवाल है ना। ठीक, कह रहा है A एंड B आर द 2 सब्सटेंसेस अंडरगोइंग रेडियो एक्टिव डिके इन अ कंटेनर। A की हाफ लाइफ जो दी है वो 15 मिनट दी हुई है और B की दी है 5 मिनट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन A का जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज 4 टाइम्स ऑफ A, तो हम A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन, इसका A मान लेते हैं, इसका 4A मान लेते हैं। 15 मिनट में ये कह रहा है कि कितने टाइम में दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू 0 पे ये था, t इक्वल्स टू 15 मिनट्स में ये हो जाएगा A/2, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो थी, इसकी जो हाफ लाइफ थी वो कितनी दी थी, वो 15 मिनट्स थी, और इसकी टी हाफ जो है वो
हमें दी हुई है 5 मिनट्स। ठीक है भाई, इसकी टी हाफ कितनी दी है, 5 मिनट्स दी हुई है। अब जब ये t इक्वल टू 0 पे इतना था तो t इक्वल टू 5 मिनट्स पे कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 5 मिनट्स पे हो जाएगा 2 है। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सीधे लगा रहा हूँ सवाल, बिल्कुल सीधे लगा रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ। t इक्वल टू 10 मिनट्स पे कितना हो जाएगा, उसका आधा, और t इक्वल टू 15 मिनट्स पे कितना हो जाएगा, उसका आधा। तो देखो ये दोनों बराबर हो गए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 मिनट बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। सिंपल सवाल था बिल्कुल, आंसर भी आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O number 1 which do not dissolve in NaOH and do not dissolve in HCl do not give orange precipitate with 2,4-DNP and on hydrogenation gives identical compound with molecular formula C9H12O। तो इसमें अगर हम DB निकाल लें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें तो C+1 होता है तो 9 + 1 हो गया, माइनस x + h - n होता है तो h की वैल्यू 10 है, +0 - 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 10 - 5, यानी कि जो DB आ गई वो आ गई 5। DB 5 आ गई तो पहले तो बेंजीन रिंग ही बना लेते हैं। अब बेंजीन रिंग के साथ हम जानते हैं कि इसे एसिड और बेस से रिएक्ट नहीं करना है और हाइड्रोजनेशन भी करना है, यानी कि एक एल्कीन होगी, तो एक आइसोमर इसका ये बना सकते हैं। ठीक, तो इसके सिस और ट्रांस फॉर्म बन सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हमने जो 2 आया, सिस और ट्रांस बन सकते हैं, तो ये तो सीधा सीधा हमने सोचा तो आ गया 2, लेकिन इसके तो और भी ऑप्शन हो सकते थे। देखो भाई मैं बना देता हूँ, मतलब आंसर मैंने मैच करा दिया, लेकिन इसके और ऑप्शन ही बना सकते थे। यहाँ OCH3 लिख लेते और यहाँ लगा लेते CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता, तो इससे बन जाते, एक बार CH2 यहाँ लगा, इसका एक और आइसोमर बन जाता क्या, OCH3, ये ऑर्थो पे भी लग सकता था और इससे ये पैरा पे भी लग सकता था, तो इसके मल्टीपल आंसर आ सकते थे। पता नहीं 2 कैसे लोगों ने सोचा, लेकिन ठीक है, मल्टीपल आंसर इसके अवेलेबल थे। ठीक है, और भी सोचा जा सकता है इसके बारे में, तो इसका आंसर फिलहाल 2 लिख लेते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान रखना, एडवांस में ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 25 ml of an aqueous solution of KCl was found to require 20 ml of 1 mole of AgNO3 when titrated with K2CrO4 as indicator। K2CrO4 जब Ag से रिएक्ट करता है, बेसिकली Ag प्लस आयन से रिएक्ट करता है, तो Ag2CrO4 का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट दे देता, क्या दे देता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट दे देता है। ठीक, जब ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट दे देता है तो इसे इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले क्या लगा लेते हैं, M1V1 = M2V2, क्योंकि सबका एन फैक्टर 1 है, तो 25 इंटू मोलैरिटी = 20 ml इंटू 1, तो M की वैल्यू आ गई 20/25, यानी कि 0.8। ठीक, अब कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो डेल्टा TF = 0.8, इसकी मोलर क्या लिखते हैं, I इंटू KF इंटू M लिख दें। I की वैल्यू हो गई 2, KF की वैल्यू दी है 2 और M की वैल्यू हो गई 0.8, तो ये 3.2 आ गया। 3.2 केल्विन डेल्टा TF आ गया। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर लिखना है तो 3 आंसर लिख दिया। सीधा सीधा सवाल था, ज़्यादा मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं थी इसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर गिवन बिलो, और हमें निकालना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें गिवन रिएक्शन है, इसके लिए x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखो जो हमें रिएक्शन निकालनी है उसमें H2O हमें लेफ्ट में चाहिए, ऊपर वाली सारी रिएक्शन में H2O राइट में। तो हम सेकंड इक्वेशन को, इसे हम नंबर डाल लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे 2 डाल लेते हैं, इसे 3 डाल लेते हैं और इसे 4 डाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूरा ना लिखूं और सीधे लिख दूं कि 1 को बाई 2 करा, -2 किया और प्लस को 3/2 कर दिया, यानी सेकंड रिएक्शन को रिवर्ट किया, फर्स्ट को हाफ किया, थर्ड को हाफ किया और सबको ऐड कर दिया। तो इनकी इंथैल्पीज भी सेम ऑर्डर में लिखेंगे, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी सीधे, फर्स्ट को हाफ किया यानी 78/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 242 + 436 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 499 और यही इसका आंसर आ जाएगा सीधा। इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं 499।
रिएक्शन को लिख के देखोगे बना के, थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन है, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल था यार, मतलब ये तो हद लगाने वाला सवाल था, है ना। अगला क्या कह रहा है, अ इलेक्ट्रॉन इज a cathode ray tube have been emitted with a velocity of 1000 meter per second. The number of the following statement which are true about the emitted radiation. ठीक, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू दी है 6 इंटू 10⁻⁻34, एम की वैल्यू दी है 9 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी दी है 1000। तो इससे जब तुम सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 9, यानी कि 666.67 नैनोमीटर्स। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक, सेकंड कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिपेंड्स, नहीं इंडिपेंडेंट होती, क्या होती, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मटेरियल यूज्ड। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, ये तो सही बात है, ये तो मतलब बच्चा बच्चा जानता है। ठीक, कह रहा है नेचर ऑफ द एमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स, नहीं, फिर से यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो इसके जो आंसर आए वो आए 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग। तो कायरल कंपाउंड में पहले तो हम कायरल सेंटर देख लें, तो ये देखो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। कायरल ढूंढने का मतलब ये होता है, कायरलिटी का मतलब होता है कि कितने कायरल सेंटर, हमें ये नहीं ढूंढना, हमें देखना देयर शुड नॉट बी एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो लिख देते हैं, इस बात को याद रखेंगे हम लोग, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी कायरल it should not possess center of symmetry and plane of symmetry और डबल AOS। ठीक, इसे POS कहते हैं, इसे COS कहते हैं, और डबल AOS मीन्स अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो जिसमें सिमेट्री है वो कायरल नहीं होंगे। कायरल सेंटर तो बच्चों वाली बात है, कायरल सेंटर तो कहीं मत ढूंढना। ठीक, तो चलो इसमें तो कोई सिमेट्री नहीं है, इसमें देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें क्या है, COS है, इसमें POS है, और इसमें भी यहाँ से काट दोगे तो POS आ जाएगी। और इसमें ये एलीन टाइप स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं होगी, इसे कैसे भी नहीं काट पाओगे क्योंकि नीचे COH है, ऊपर PH है, तो ये कायरल हो जाएगा और ये कायरल हो जाएगा। तो टोटल कायरल कितने आ जाएंगे, टोटल कायरल हमारे 2 आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया बिल्कुल बोरॉन फैमिली के नोट से। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन इन ब्रोमिक एसिड इज HBRO3 एंड पर ब्रोमिक एसिड इज HBRO4। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी +5 और इसमें +7, तो आंसर आ गया 12। इतना सरल सवाल जो बिल्कुल चवन्नी छाप था, इसे तो लगाना बनता ही था। ठीक है, इसे भी नहीं लगा पाए तो बड़ी समस्या होगी। सरल सरल सवाल लगाने चाहिए और लगाने बनते भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स गैसियस के वाई गैसियस प्लस जेड गैसियस, इसका केपी दिया हुआ है हमें। ठीक, तो हमने लिख लेते हैं रिएक्शन एक्स गैसियस रिवर्सिबली गिव्स वाई गैसियस प्लस जेड गैसियस, इसका हमें KP1 दिया हुआ है 3, तो इसका हमने मान लिया कि बोथ रिएक्टेंट आर इक्वल, तो इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है तो इसे 1 मान लेते हैं। ये 0 0 हो गया, T इक्वल्स टू टी पे, ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा हो गया। ठीक, तो कह रहा है पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो हमें अगर हम टोटल प्रेशर PT मान लें तो KP1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KP1 की वैल्यू जो हो जाएगी अल्फा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस अल्फा इंटू PT, ऐसा लिख देते, चलो सारा ही लिख देते हैं, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू PT डिवाइडेड बाय अल्फा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू PT। ठीक, पार्शियल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कैंसिल हो गया, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया, तो KP1 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी, अल्फा स्क्वायर इंटू PT डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक, ये पहली इक्वेशन के लिए आ गया। दूसरी इक्वेशन में क्या कर रहा है, A गैसियस गिव्स 2B गैसियस,
2b गैसियस, ठीक। ए गैसियस से क्या बन गया, 2b गैसियस बन गया। t इक्वल्स टू 0 पे इसका 1 ले लिया, 0 ले लिया। t इक्वल्स टू टी पे ये 1 माइनस अल्फा, तो ये 2 अल्फा बन गया। तो ये आ जाएगा, इसके लिए हम kp लिखेंगे, 2 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी। तो इसे जब सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो के पी 1 अपॉन के पी 2 ले लेते हैं सीधे सीधे, ठीक। के पी 1 अपॉन के पी 2 क्या हो जाएगा, जिसका पार्शियल प्रेशर हम पी टी 1 मान लेते हैं, इसे पी टी 2 मान लो, ठीक है। इक्विलिब्रियम पूछ रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पी 1 अपॉन पी 2, ठीक। तो ये पी 2 लिख लेते हैं इसे यार, है ना, इसे पी टी 1 लिख लो, एक ही बात है। तो ये डिवाइड करोगे तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा पी टी 1 अपॉन 4 पी टी 2 के बराबर। बाकी सब अल्फा अल्फा कट जाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है। तो इससे जब के पी की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगी 3:1। तो पी टी 1 अपॉन पी टी 2 की वैल्यू 12 आ जाएगी, 12:1। यही हमारा पी 1 अपॉन पी 2 था। तो जो आंसर आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी सवाल था लेकिन करना बनता था इसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेम सवाल बार बार आ रहा है और एक बार और हम लोगों के सामने है, ठीक है। क्या कर रहा है, एट व्हाट पीएच गिवन सेल MnO4 माइनस 0.1 मोलर एंड Mn2 प्लस, ये Mn2 प्लस लिखा हुआ है, ये MnO4 माइनस लिखा हुआ है, अगर पढ़ने में ना आ रहा हो, 0.001 मोलर विल हैव द सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 1.282 वोल्ट, ठीक है। तो MnO4 माइनस को जब हम 8H प्लस और 5 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो ये बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी, ठीक। तो इसमें 8H प्लस आ रहा है, तो हम गymnastic क्वेश्चन जब लिखेंगे तो ई सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है, ई सेल की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1.282 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.54 गिवन है, माइनस 0.059 1/5 log ऑफ Mn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय MnO4 माइनस कॉन्सेंट्रेशन इंटू 8 ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर पावर 8, ठीक। तो हमें पीएच निकालनी है, तो आसान काम है, इसे सॉल्व कर दो जरा। इसे सॉल्व करोगे तो 1.282 इज माइनस 1.54 इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591/5 लॉग ऑफ Mn प्लस की वैल्यू दी है 0.001 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू H प्लस की पावर 8। इस सबको जब पूरे को सॉल्व करोगे तो pH की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 23.864 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 2.98। तो pH लिख देंगे 3, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन की 1-2 स्टेप स्किप्स किए हैं, स्टेप्स अपने आप करके देखना, घर पे लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने जनवरी सेशन के में फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 1 फरवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका डिस्कशन भी कर लिया, ठीक है। वीडियोस आते रहेंगे। नाइट्रोजन मतलब पी ब्लॉक को पूरा ही देखो ढंग से, 4 नंबर उससे पक्के हैं, 4 से 8 नंबर तक पक्के हैं, और डी एंड एफ से एक चैप्टर आधे घंटे देखने से 8 नंबर मिल सकते हैं, तो उसे भी देखो, ठीक है। और लोगों को शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो पाए। थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करो अच्छे से, बाय बाय।